हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संसाधन चैप्टर का पहला भाग प्राकृतिक संसाधन में पहला भाग पढ़ना है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो मृदा संसाधन को हम प्रकारों को ट्रिक्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मृदा क्या है। मृदा इसका अर्थ मिट्टी होता है। तो पृथ्वी के ऊपरी पतली असंगठित परत को मृदा कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर पतली असंगठित परत को मृदा कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो मृदा पृथ्वी के ऊपरी पतली असंगठित परत को मृदा कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मृदा में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर पतली असंगठित परत को मृदा कहा जाता है। तो मृदा के निर्माण के कुछ कारक हैं। मृदा के निर्माण के कारक क्या क्या हैं? तो उच्चावाच है, चट्टान है, जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ है, खनिज कण है। मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन हैं? तो उच्चावाच का मतलब है धरातल एक समान नहीं है। कहीं ऊंचाई है यानी पर्वत वाला भाग है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठारी भाग है, तो इसलिए इसे उच्चावाच कहा जाता है। तो उच्चावाच है चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, ये सब मृदा निर्माण के कारक हैं। अब हम मृदा के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मृदा के प्रकार को याद रखने के लिए ट्रिक्स याद रखना है। लेला मजा पर्व का ये ध्यान रखना है। ट्रिक्स से ही सारे नाम याद रहेंगे हमेशा के लिए। लेला मजा पर्व का, ले का मतलब है लैटेराइट मृदा। ले का मतलब क्या है? लैटेराइट मृदा। उसके बाद है ला का मतलब है लाल मृदा, या इसे पीली मृदा भी कहा जाता है। जब बारिश होती है तो ये लाल मृदा का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली मृदा कहा जाता है। म से है मरुस्थलीय मृदा। म से क्या हो गया? मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद है जा का मतलब है ज से जलोढ़ मृदा। जा का मतलब है ज से जलोढ़ मृदा। और पर्व से पर्वतीय मृदा। पर्व से क्या है? पर्वतीय मृदा। और का से हो गया काली मृदा। इस प्रकार से 10वीं की किताब के अनुसार 6 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ना है। पहला है लैटेराइट, उसके बाद है लाल मृदा, उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद है जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा और काली मृदा। इसको ट्रिक से ही याद रखना है, लेला मजा पर्व का, और इससे ध्यान में रहेगा हमेशा। उसके बाद हम देखें लैटेराइट मृदा की बात करें तो इसका विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। लैटेराइट मृदा ये कठोर होती है और इसमें वर्षा अत्यधिक होता है और इसमें धूप भी काफ़ी तेज़ लगता है, और इसे लैटेराइट मृदा कहा जाता है। लेकिन ये 1.3 करोड़ हेक्टेयर इसका विस्तार है भारत में। सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में लाल मृदा का है, जो 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। हम उसके बाद नीचे जाएंगे तो बात करेंगे मानचित्र में। मानचित्र के आधार पर फिर हम समझेंगे। पहले ट्रिक्स से समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक रूप से। तो लाल मृदा का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे कौन सा मृदा का विस्तार है? तो लाल मृदा। कितना है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये बालू वाला क्षेत्र है, बालू वाला भाग है, और इसका विस्तार हम जानते हैं कि भारत में बालू वाला क्षेत्र राजस्थान है, और इसलिए सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ये कभी कभी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आते हैं। भारत में सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में है। उसके बाद है जलोढ़ मृदा। अगर पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ मृदा क्या है, तो जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे
जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। और जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा होती है, नदियों के मलबों के निक्षेप से बनता है ये जलोढ़ मृदा। नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती मलबे होते हैं, उसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा और काली मृदा दोनों का विस्तार भारत में लगभग बराबर है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर। जलोढ़ मृदा और काली मृदा, काली मृदा को रेगूर मृदा कहा जाता है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए रेगूर मृदा या काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम पर्वतीय मृदा की बात करें तो भारत के उत्तर वाला भाग में इसका विस्तार है। पर्वतीय मृदा में सोपानी कृषि की जाती है। पर्वतीय मृदा में सोपानी का मतलब है सीढ़ी नुमा खेती। और एग्जाम्स में आते हैं कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अब हम मानचित्र से एक बार हम देखते हैं, इसमें मानचित्र से हम थोड़ा सा एक बार इसमें ध्यान दें तो सबसे पहले हम पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। हरा रंग का जो इसमें दिखाई दे रहा है ये पर्वतीय मृदा है। हरा रंग का जो दिख रहा है ये कौन सा मृदा है, पर्वतीय मृदा है, ये वाला भाग में। और पर्वतीय मृदा को हम जानें तो सबसे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो पर्वतीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी लोग पीछे वाला वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो देख लें। भारत के राज्यों के बारे में हम पहले बता चुके हैं, सभी राज्य कहाँ कहाँ हैं मानचित्र के आधार पर बताए हैं। वो वीडियो आप देख लेते हैं तो समझने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो ध्यान दें, ये पर्वतीय मृदा का विस्तार है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा के बाद जो हल्का हरा रंग का दिख रहा है, हरा नहीं है हल्का रंग का है, तो हल्का हरा रंग का दिख रहा है ये वाला भाग जो है ये जलोढ़ मृदा का है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार हम देखें तो भारत में 3 प्रमुख नदियों से है, क्योंकि जलोढ़ मृदा का नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इसमें 3 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं। एक सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद है एक ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इस प्रकार से चलता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये गंगा व्यवस्था की नदी, तो 3 व्यवस्था की नदी है, सिंधु व्यवस्था की नदी, ब्रह्मपुत्र व्यवस्था और गंगा व्यवस्था। अब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इन नदियों से ही जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उसके बाद हम देखें तो ये किनारे किनारे पूर्व तटीय मैदानों में, पूर्व तटीय भागों में, भारत के पूर्व तटीय भागों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत के पूर्व तटीय भागों में नदी डेल्टा जो है इसी के मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो हम ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कभी कभी एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जलोढ़ मृदा आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ये यहाँ पे पंजाब याद रखना है, पंजाब, यहाँ पे हरियाणा हो गया, उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे बिहार है। हमारे बिहार में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उसके बाद है यहाँ संकरी पट्टी के रूप में गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। यहाँ गुजरात हुआ, यहाँ राजस्थान हुआ, तो संकरी पट्टी के रूप में गुजरात में और राजस्थान में है। भारत के पूर्व तटीय भागों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, नदी डेल्टा के रूप में जो है उसी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब हम जान लेते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है आयु के आधार पर। जलोढ़ मृदा को कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है पुरानी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को बांटा गया है एक पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा नई जलोढ़ मृदा।
नवीन जिसको कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा और एक है नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, याद रखना है ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगड़। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं काली मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा का हम विस्तार बताएं 6.4 करोड़ हेक्टेयर। उसी प्रकार यहाँ ये काली मृदा का विस्तार, ये वाला क्षेत्र है काली मृदा का है। और काली मृदा का विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है। तो उसके बाद ये कुछ भाग नीचे कर्नाटक का क्षेत्र आता है, तेलंगाना का क्षेत्र आता है। तो यहाँ काली मृदा का विस्तार है और काली मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है या इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। रेगूर मृदा किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं लाल मृदा के बारे में। ये लाल मृदा है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? लाल मृदा का है। भारत का पूर्वोत्तर भाग हम देख रहे हैं, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये भाग, और ये दक्षिण का भाग है। तो इसमें लाल मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरल है, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे क्षेत्रों में लाल मृदा का विस्तार है। लाल मृदा का विस्तार कौन कौन है? तो ध्यान रखना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। पूर्वोत्तर भारत में लाल मृदा का ही विस्तार सर्वाधिक है। तो लाल मृदा का विस्तार कितना है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर। भारत में सबसे अधिक लाल मृदा का विस्तार है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक कौन सा मृदा है भारत में, तो लाल मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। कितना है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर है लाल मृदा का विस्तार। उसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ये जो भाग दिख रहा है बड़का कान राजस्थान, तो ये राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। बालू वाला क्षेत्र को मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है, फिर हम नीचे चर्चा करेंगे उसके बाद में। तो मरुस्थलीय मृदा बालू वाला क्षेत्र को ही कहा जाता है। इसका विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है। कुछ भाग है तो गुजरात के सौराष्ट्र जिला है, गुजरात के सौराष्ट्र जिला और कच्छ की खाड़ी। सौराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी है, तो इन सब क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। लेकिन सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। तो लैटेराइट मृदा का विस्तार कहाँ है? तो असम में है। कुछ भाग असम में है, कुछ भाग पश्चिम बंगाल में है, कुछ भाग यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ राजस्थान के आसपास में पड़ता है। तो ये जो है लैटेराइट, ये कठोर होती है। लैटेराइट ये काफ़ी कठोर, यहाँ अत्यधिक तेज धूप पड़ता है और अत्यधिक वर्षा भी होती है। वर्षा वाला क्षेत्र है, यह असम वाला क्षेत्र में भी है इसका विस्तार। तो असम वाला क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। और ये किनारे पे भाग जो दिख रहा है इस साइड में भी है, तो ये लैटेराइट मृदा है। कौन सी मृदा है? लैटेराइट मृदा है, केरल वाले क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा के बाद में हम पूरा फिर से हम एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं कि जलोढ़ मृदा है क्या। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बने मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसमें प्रमुख फसल कौन कौन होते हैं? तो चावल है, गन्ना है, गेहूं है, मक्का है, ये सब जलोढ़ मृदा में, यानी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा है।
जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक है पुरानी जलोढ़ मृदा, एक है नवीन जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। उसके बाद हम काली मृदा की बात करते हैं। तो काली मृदा के बारे में बताएं। 6.4 करोड़ हेक्टेयर इसका विस्तार है। जलोढ़ मृदा का भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर, और इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण, काली मृदा का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दक्कन पठारी प्रदेशों में जो भाग हम पीछे हम बताए हैं मानचित्र में, तो ध्यान रखना है काली मृदा का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे रेगूर मृदा कहा जाता है। इसमें प्रमुख फसल क्या है? तो कपास है, गन्ना है। कपास है और गन्ना इसका प्रमुख फसल है। अब हम लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा जब अधिक वर्षा होती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली मृदा भी कहा जाता है। और इसका विकास आग्नेय चट्टानों में होती है। लाल मृदा का विकास किस चट्टानों से होती है? आग्नेय चट्टान, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। लाल मृदा का विकास आग्नेय चट्टान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा मृदा का विकास हुआ है? तो उसमें लैटेराइट मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। उसके बाद हम देखें तो एक बार मानचित्र हम ये दिखा देते हैं। ये आप बड़ा मानचित्र में देख सकते हैं आसानी से कौन मृदा का विस्तार कैसे है जो। तो इसमें अब हम लैटेराइट मृदा की बात कर रहे हैं। तो लैटेराइट मृदा है, इसका विकास उच्च तापमान, हम पहले बताए हैं उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। लैटेराइट मृदा का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हम पीछे बता रहे थे लाल मृदा था या पीली मृदा। इसमें प्रमुख फसल क्या है? तो चाय है, कहवा है, काजू है। लैटेराइट मृदा में कौन सा फसल होता है? तो चाय की खेती होती है, कहवा की, काजू की खेती होती है। केरल में काजू की खेती, असम में चाय की खेती और ये कर्नाटक में कहवा की खेती होती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा जो है इसका विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा यानी कम वर्षा और बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। इसका विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। फिर पश्चिमी हरियाणा में है और उत्तरी गुजरात में है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। अब हम बात करते हैं भूक्षरण के बारे में। भूक्षरण को, मिट्टी के कटाव को ही भूक्षरण कहा जाता है। मिट्टी के कटाव को ही भूक्षरण कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टी का कटाव होना, कोई न कोई कारण से। उस कारण को नीचे हम लिख दिए हैं, जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी द्वारा। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, यह क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, जब मिट्टी का कटाव हो जाता है तो उसको बचाने का कोई न कोई उपाय सोचते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं। तो मिट्टी के कटाव को रोकने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम भू संरक्षण कहते हैं। उसे हम भू संरक्षण कहते हैं। एक पढ़ना है इसमें भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण का मतलब क्या है? तो भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है उसके उपजाऊपन स्तर में वो कमी होना। तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निम्नीकरण हुआ है। जैसे उड़ीसा में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि उड़ीसा में भूमि का निम्नीकरण कैसे हुआ है, तब वनों उन्मूलन के कारण, वनों उन्मूलन के कारण किस राज्य में भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो उड़ीसा में वनों उन्मूलन के कारण निम्नीकरण भूमि का हुआ है। उसके बाद अति सिंचाई के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई यानी सिंचाई अधिक करने से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? मृदा का या तो लवण का गुण या क्षारीय गुण बढ़ जाता है।
लवण का गुण या क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस कारण से अति सिंचाई करने से जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, याद रखना है, जलाक्रांता की जो समस्या होती है अति सिंचाई से, वो कहाँ कहाँ हो रही है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये समस्या उत्पन्न हो रही है जलाक्रांता का। किस कारण से, तो अति सिंचाई के कारण। किस कारण से, कभी कभी एग्जाम्स में भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण किस कारण से हुआ है, तो अति सिंचाई के कारण हुआ है। तो हम क्या करते हैं, भू संरक्षण के लिए अब हम बात करते हैं। तो भू संरक्षण के लिए हम मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, रोकने का उपाय करते हैं, बचाते हैं या बचाने का प्रयास करते हैं, उसी को भू संरक्षण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भू संरक्षण कहा जाता है। अब भू संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, तो भू संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। भू संरक्षण के निम्नलिखित उपाय क्या क्या हैं, तो समोच्च जुताई, पहला में समोच्च जुताई, दूसरा में है पट्टिका कृषि, तीसरा में है फसल चक्र, चौथा में वन रोपण। अब ये 4 पॉइंट है भू संरक्षण के लिए, मुख्य मुख्य पॉइंट। समोच्च जुताई है पहला पॉइंट। तो समोच्च जुताई होती कहाँ है, कैसे क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च जुताई किया जाता है। याद रखना है, पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च जुताई कैसे क्षेत्रों में की जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। और पट्टिका कृषि मैदानी भागों में, मैदानी क्षेत्रों में। पट्टिका कृषि कहाँ की जाती है, मैदानी भागों में। फसल चक्र का मतलब क्या है, अब बार बार एक ही प्रकार का फसल हम लगाते हैं तो बदल बदल करके फसल लगाना, इसे फसल चक्र कहा जाता है। और वन रोपण, पेड़ पौधे को रोपकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो यही हम बात कर रहे थे, समोच्च जुताई पर्वतीय क्षेत्र, पट्टिका कृषि मैदानी क्षेत्र, फसल चक्र हो गया, उसके बाद वन रोपण। अब हम बात करते हैं, पहला जो है समोच्च जुताई क्या है, तो समोच्च रेखाओं के समानांतर, याद रखना है, समोच्च रेखाओं के समानांतर हल द्वारा जुताई करने की विधि को हम समोच्च जुताई कहते हैं। समोच्च रेखाओं के समानांतर, हम किस समोच्च रेखाओं के बारे में आगे एक चैप्टर पढ़ना है, मानचित्र अध्ययन, उसमें समोच्च रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ना है, तो हम उसके बारे में चर्चा फिर बाद में करेंगे। पहले इतने ध्यान रखना है, समोच्च रेखाओं के समानांतर हल द्वारा जुताई करने की विधि को क्या कहा जाता है, समोच्च जुताई कहा जाता है। और यह किस क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होता है, इंग्लिश में इसे काउंटर प्लॉजिंग भी कहा जाता है। तो उसके बाद हम पट्टिका कृषि की बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। एग्जाम्स में आते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो पट्टिका कृषि। कौन से अपर्दन वाले क्षेत्र है, पवन अपर्दन, यानी हवा के द्वारा मिट्टी का जो कटाव होता है। तो पवन अपर्दन क्षेत्रों में पवन अपर्दन जो होता है वैसे क्षेत्रों में पट्टिका कृषि अपनाई जाती है। पट्टिका कृषि क्या है, तो फसलों के बीच में घास लगाया जाता है, घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है और इसी को कहा जाता है पट्टिका कृषि। तो पट्टिका कृषि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो यह घास की पट्टियाँ विकसित करने पर आधारित है। तो उसके बाद है फसल चक्र, और फसल चक्र के बारे में हम बात करें तो फसल को बदल बदल के लगाना है ताकि मिट्टी का जो उपजाऊ स्तर है वो बना रहे। अब हम इसमें बात करते हैं फसल चक्र किस प्रकार से मृदा संरक्षण में सहायक है। फसल चक्र किस प्रकार से मृदा संरक्षण में सहायक है, तो फसल चक्र के हम बारे में बात करें तो फसल चक्र के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को कम होने से बचाया जाता है। जो पोषण स्तर है उसको हम कम होने, जब पोषण स्तर का धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे गिरावट हो जाती है, तो उसको हम कम होने से रोकते हैं। इसके लिए करते क्या हैं, तो आलू, गेहूँ, कपास के स्थान पर दलहन या तिलहन का फसल लगाते हैं। अब हम बार बार एक ही प्रकार का फसल लगाते हैं, तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि फसल चक्र में मृदा के पोषण स्तर को कायम रखने के लिए आलू, गेहूं, कपास के बदले दलहन या तिलहन का फसल लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।
इसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक है। एक बार फिर इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। फसल चक्र के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को कम होने से रोका जाता है। इसके लिए आलू, गेहूं, कपास के स्थान पर दलहन या तिलहन के फसल लगाए जाते हैं। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक है। तो अब ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मृदा संसाधन के ऑब्जेक्टिव का जो भाग है आप किताब से मिला लें। ऑप्शन सहित आंसर हम सिर्फ बता रहे हैं, ऑप्शन आप उसमें से देख करके मिला लें। तो एक बार हम बता दें कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल का सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्हें आवश्यकता हो उन लोगों को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई या अति सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। अब है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है या विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान है। उसके बाद है कि हम क्या कर रहे हैं कि रसायनों का प्रयोग अत्यधिक कर रहे हैं। तो रसायनों के प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि कुछ रसायन ऐसे हैं जिसमें एक नाम है एंड्रीन। अब एंड्रीन रसायनों के प्रयोग से जो मेढक का प्रजनन है वो क्या हो जा रहा है? नष्ट हो जाता है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है अत्यधिक? तो राजस्थान में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में। उसके बाद है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है या इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगुर मृदा या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।